सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट चैप्टर विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप भी अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए। पहले एक बार रफली जो मैं आपको समझा रहा हूँ उन सब चीज़ों का माइंड मैप आप बनाते हो चलिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि फेयर माइंड मैप बनाना, तो आप उसका फेयर माइंड मैप बना सकते हैं अपनी किसी भी नोटबुक पर। ये माइंड मैप्स आपको हेल्प करेंगे वन पेज पे सारा चैप्टर बन गए। इसको पढ़ने के लिए आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और आप सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो सोचिए आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होएगा। ऐसे ही हर एक चैप्टर के, अकाउंट्स के हर एक चैप्टर का, साथ ही साथ जितने और सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स, इंग्लिश, इन सभी चैप्टर्स के मैं माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ी लेट देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। आप उन लिंक्स को रेफर कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको ये माइंड मैप्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बट एडवाइस मैं यही करूँगा कि माइंड मैप खुद बनाना, खुद सारा कुछ लिखना, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपका इस माइंड मैप की प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको सब कुछ खुद लिखना है ताकि आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए अब आप शुरू करते हैं अपने चैप्टर जो कि है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में जब भी हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो किसके एक्ट के, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, साथ ही साथ किस चीज़ के रूल्स हम वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो हमारा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके रूल्स, जिसके जो भी एक्ट्स हैं उन सब डिसीजंस के अकॉर्डिंग हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को वर्क करते हैं। अब पार्टनरशिप में 2 या 3 या 4-5 मेंबर्स मिलके जो एक बिजनेस कैरी ऑन करें फॉर एनी लीगल पर्पस। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही आता है कि 2-3 मेंबर्स ने मिलके कोई बिजनेस कैरी ऑन किया फॉर अ लीगल पर्पस, किसी लीगल पर्पस के लिए, तब हम उसे कहेंगे एक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कौन से एक्ट के रूल्स फॉलो होते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात आती है कि जो हमें एक्ट में अलग अलग चीज़ें गिवन है, तो उसमें से एक चीज़ गिवन है कि हमारे पास एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ये सब बात आपको पता होगा कि एक पार्टनरशिप डीड हमारे पास होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स के राइट, सभी पार्टनर की ड्यूटी, जो भी उन्हें कंपनसेशन पे करनी है, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी देनी है, ये सब चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वो पार्टनरशिप डीड है, मान लो पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि हम इस पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को 10% के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि हर एक पार्टनर को एक सेम रेट से, जो कि है 10%, उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड करना। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि मान लो मेरे पास 50 लाख रुपीज़ पड़े हैं। अब मैं उन 50 लाख को अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उन 50 लाख को किसी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता था या मैं किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता था जिससे मुझे कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिलता। तो सबसे पहली बात तो यही होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से मैंने अपने पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट ना करने की बजाय एक फर्म में इन्वेस्ट किया है, तो उसके बदले में मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी को। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा पार्टनर्स, ये बात तो ज़रूरी नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है किसी ने 50 लाख का रखी हो, किसी ने 30 लाख का रखी हो, किसी ने 10 लाख का रखी हो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टाइम टू टाइम उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं उनकी कैपिटल पे, जिससे जैसे इन्वेस्टमेंट करते, जैसे किसी को लैंड करते मनी, उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी उन्हें बदले में इंटरेस्ट दे रही है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी यही सीन है। अब पार्टनर्स हो सकता है अलग अलग ड्राइंग करें, हो सकता है किसी पार्टनर ने ड्राइंग ही ना करी हो कोई फर्म से, तो उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को, ताकि
हम जो भी हमारा बिजनेस है पार्टनरशिप का उसको कोई लॉस ना होए ड्यू टू ड्राइंग। अब पैसा निकला हुआ है बिजनेस में से तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस में कम पैसा यूज होएगा बिजनेस के, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास बात आती है जो अलग अलग इसमें मेन टॉपिक्स आते हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें हर एक टॉपिक इंक्लूडेड है। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को आपने अच्छे से करना है। इस बॉक्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट है हमारा जो 1932, उसमें हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। जो हमारी पार्टनरशिप हमने बनाई हुई है उसके अंदर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म डीड बनाए, हो सकता है कुछ पार्टनरशिप फर्म डीड ना बनाए। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न ही होनी चाहिए, हो सकता है पार्टनरशिप डीड ओरल हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में, एक पार्टनर कह रहा है भाई मुझे तो 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, जबकि सारे पार्टनर्स बाकी कह रहे हैं कि मुझे तो 5% के अकॉर्डिंग में भी ठीक है, मतलब 5% के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, एनफ है वो। बट एक पार्टनर कह रहा है मुझे तो 12% के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर हम जिस एक्ट को मानते हैं वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं प्रेजेंट तो हम क्या क्या मानेंगे, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं प्रेजेंट है तो हम उसे इक्वल लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हम प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। पार्टनर की सैलरी, कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है। मतलब अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे 60,000 रुपीज़ सैलरी प्रोवाइड करो क्योंकि मैं इस पार्टनरशिप डीड में कोई पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करता हूँ जिसके बदले में हमें कोई पर्सन भी हायर करना पड़ सकता था, जब तक पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी देंगे तब तक उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, और अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो भी हम उसे कोई सैलरी नहीं देंगे। अब बात आती है पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है और 1 मार्क के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, कोई भी एक्स्ट्रा लोन दिया हुआ है तो उसके बदले में क्या पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यस हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। ऐसा क्यों, अब पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है, हमारी फर्म को लोन दिया हुआ है, अगर वो किसी थर्ड पर्सन को, आउटसाइड पार्टी को लोन देता तो बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता, तो इसीलिए हमारी फर्म की भी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करें। अब इसका रेट फिक्स है कि 6% के अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे क्योंकि उसने हमारी फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब एक इसमें बात आती है टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म में 2 टाइप के एप्रोप्रिएशंस, एक तो होता है एप्रोप्रिएशंस, एक होता है चार्जेस। एप्रोप्रिएशन होता है ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है बांटना, मतलब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। एक होता है चार्ज, चार्ज का मतलब है ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो चाहे हमें लॉस होए, चाहे हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट होए, मतलब प्रॉफिट कम है उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, बट हमें वो सारे खर्चे देने ही देने हैं। जैसे कि पार्टनर्स रेंट, मान लो किसी पार्टनर ने हमें बिल्डिंग प्रोवाइड किया हुआ है रेंट के ऊपर, तो अब हमें उसका रेंट फिक्स है, मान लो 50,000 का रेंट है। अगर हमारा प्रॉफिट 30,000 होता है तो भी हमें रेंट तो पूरा का पूरा 50,000 ही पे करना है। अगर हम किसी थर्ड पार्टी से लेते तो भी हमें रेंट पे करना पड़ता, चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो। तो ये होते हैं चार्जेस जिसमें हमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हमें पे तो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी एक चार्ज है। पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, कुछ भी हो हमें उसका इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट आता है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर जो हमने अपनी फर्म के लिए रखा हुआ है उसकी कमीशन हम टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे, ताकि जो भी पर्सन है उसको, मतलब एज ए एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो हमें देनी ही देनी है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो। ये 3 इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। और ज़्यादा चार्ज, और बहुत सारे चार्जेस है जैसे सैलरी होगी, वेजेस होगी, अगर हमने कोई लीज पे मशीनरी परचेज की हुई है तो वो होगी, या ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बट अप्रोप्रिएशंस को हम ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। ये थे हमारे 3 टाइप के चार्जेस। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इस चैप्टर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 6 या 8 मार्क्स का, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी थी होगी या इंटरेस्ट ऑन वो ड्राइंग, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर
अच्छा, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे आपका ओपिनियन पता लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मैं बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना कमेंट ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट करना तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला है वो है टोटल ड्राइंग्स इनटू जो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इनटू टाइम बाय 12। यहाँ पे टाइम का मतलब है कि कितने पीरियड की हमें ड्राइंग्स देनी है। मान लो हमें उस पर्टिकुलर पार्टनर ने 4 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया कोई भी अमाउंट, तो हम टाइम की जगह 4 रख देंगे तो 4/12 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। अब ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमारे पास अलग अलग केसेस आते हैं। हो सकता है 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया हो या पूरे साल ही विड्रॉ किया है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, या इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, कोई सा भी केस हो सकता है। तो उसके लिए इस टाइम की जगह पे क्या आएगा, वैसे तो हमारे पास कैलकुलेट करने का उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि जो इंस्टॉलमेंट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पीरियड रह गया प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पीरियड रह गया, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। बट अब आपको याद करना है अगर, तो आप इस पर्टिकुलर पूरी टेबल को याद कर सकते हैं, क्योंकि इस टेबल के अंदर मैंने सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे किस किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर है या इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करते हैं सबसे पहले, तो एवरेज पीरियड आ जाता है 6.5, जिस वजह से हम टाइम की जगह यहाँ पे 6.5 रख देते हैं। ऐसे ही क्वार्टर में अगर बिगिनिंग में है तो 7.5, एवरी मंथ में है तो 3.5। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, या इसको आप इस पर्टिकुलर चीज से भी याद कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेबल से भी याद कर सकते हैं। अब बात आती है, मान लो कि ड्राइंग्स की हुई है किसी पार्टनर ने बट इरेगुलर रेट से ड्राइंग की हुई है। इसका मतलब उसकी ड्राइंग्स कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग उसने ड्राइंग की हुई है। तो उसमें हम फॉलो करते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला है देखो सबसे पहले तो हमें टोटल्स ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी ड्राइंग्स को हमने लिखा, सारी डेट्स हमने लिखी, फिर हम निकालते हैं कितने कितने टाइम के लिए उन्होंने ड्रॉ किया था, फिर अमाउंट को उस पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फिर हम सभी प्रोडक्ट्स का सम करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, जो भी मान लो 10% का रेट चल रहा है तो 10/100 हो जाएगा इंटू 1/12, जिससे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू आ जाती है। जब आप इसका एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब हम करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में, हम उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जब भी हम कैपिटल से पैसा निकालते हैं वो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हो गया परमानेंट विड्रॉल। हमने परमानेंटली मैंने 50 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी फर्म में, उसमें से 3 लाख मैंने मानो निकाल लिए, ड्रॉ कर लिए, तो वो परमानेंटली अब मेरे पास ही है। अब मेरी कैपिटल 47 लाख हो गई है फर्म के अंदर। सेकंड हो सकता है ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। मान लो फर्म में हमारा प्रॉफिट कोलेक्ट था, हमारी कैपिटल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट कोलेक्ट हुआ था, 50,000 से ज़्यादा था, 50,000 प्रॉफिट था मान लो फॉर इंस्टांस, तो अब उसमें से मैंने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। जब मैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने अपने कैपिटल में से नहीं, मेरी कैपिटल वही 50 लाख है, बट मैंने अपने प्रॉफिट के पार्ट को विड्रॉ कर लिया है फर्म में से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल ड्राइंग क्या होता है, एडिशनल कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं। जो नॉर्मल ड्राइंग है, नॉर्मल ड्राइंग तो यहाँ पे किसका मतलब हो रहा है कि हमने ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी है, अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाला हुआ है, तो उसको हम डेबिट करते हैं और एडिशनल कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, जो भी हमारी ड्राइंग्स होती हैं उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, और जो भी हमारी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। ये प्रॉपर प्रोसीजर है जो भी आगे चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पार्टनर की कमीशन कैसे निकालते हैं। जो हमारा पार्टनर है अगर उसको हमने कोई कमीशन देनी है, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसके साथ रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें कहा है बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स कमीशन, अगर हमें ये वर्डिंग दी हुई है ना बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स कमीशन, तो हम नेट प्रॉफिट को रेट इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, रेट डिवाइड बाय 100। बट अगर हमें कहा है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, मतलब को कमीशन देनी है पार्टनर को आफ्टर चार्जिंग इट्स कमीशन, ऐसे हमें बोला हुआ है, तो हम नेट प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, डिवाइड बाय करेंगे 100 प्लस रेट। मान लो 10% का रेट चल रहा है तो हम करेंगे 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, मतलब कि 10/110। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पार्टनर कमीशन को निकालने का। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है
गारंटी ऑफ पार्टनर का, सबसे पहले गारंटी हम ऑलवेज प्रॉफिट की प्रोवाइड करते हैं। कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक पार्टनर का गारंटीड लॉस होना है 50,000 का, ऐसा सीन नहीं होएगा कभी भी। हमेशा गारंटी हम प्रॉफिट की ही प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम सबको प्रॉफिट की, जैसे मैंने बी पार्टनर है मेरी फर्म में कोई, तो मैंने उसको गारंटी प्रोवाइड की कि आप मेरी फर्म में आओ, आपको हर मंथ या हम हर साल भी कह सकते हैं, हर साल आपको लगभग 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो वो मेरी फर्म में आने को तैयार हो जाता है, तो इसे कहते हैं गारंटी प्रोवाइड करना। अगर गारंटी मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टनर है, उसकी गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है, उसको 30,000 ही मिले, जबकि हमने गारंटी किया था कि हम उसे 20,000 देंगे, तो बाकी पार्टनर्स मिलके उसे अपना शेयर प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें से कुछ अपने प्रॉफिट का पार्ट उस पर्टिकुलर पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ इसके अंदर बताई हुई है। अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिली है 50,000 की और मान लो उसका प्रॉफिट हो चुका है 70,000 का, तो उस केस में हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गारंटी प्रोवाइड की थी उससे ज़्यादा ही उसको प्रॉफिट प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये सब। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले। अगर आपने पढ़े हुए हैं पहले तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक तो एवरेज प्रॉफिट होता है, एक सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे निकालना है ये सब हमें पता होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन वाले फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आ गया एवरेज प्रॉफिट। पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितने ईयर्स ऑफ परचेज की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ईयर्स ऑफ परचेज से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक होता है सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दे रेट के साथ, जिस पर्टिकुलर रेट पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट प्रोवाइड होता है। मान लो मार्केट में चल रहा है 12% का नॉर्मल प्रॉफिट प्रोवाइड होना है, हमने कैपिटल लगाई हुई है 1000, तो हम उस हिसाब से अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो कि 120 रुपीज़ हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, हमारी पर्टिकुलर फर्म का प्रॉफिट हर साल होता है 180 रुपीज़ का, जबकि मार्केट रेट नॉर्मल रेट चल रहा है 120 रुपीज़ का, तो मतलब 60 रुपीज़ हमारे सुपर प्रॉफिट हो चुके हैं। तो हम गुडविल निकालने के लिए 2 ईयर परचेज पे गुडविल निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा सुपर प्रॉफिट है 60 रुपीज़ का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारी गुडविल आ चुकी है 120 रुपीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन मेथड, वो कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल को निकालना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारे एवरेज प्रॉफिट है उसकी वैल्यू को हम पहले कैपिटलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स ऑफ रेट के, मतलब 100 बाय रेट से, माइनस जो हमारी एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थी। जब हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास गुडविल आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें भी सिंपल है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स ऑफ रेट से, तो सीधा हमारे पास गुडविल की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो ये था हमारा सारा फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, वो भी मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं जब हम गुडविल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, एबनॉर्मल लॉस होएगा, कोई भी ऐसा लॉस जो हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, किसी पर्टिकुलर इंस्टांस की वजह से हो गया, या हमने कोई एसेट सेल किया था उसमें हमें लॉस हो गया, या हमारे को रिवैल्यूएशन के टाइम कुछ लॉस हुआ है, या स्टॉक वगैरह की अंडर वैल्यूएशन करने के टाइम, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमें रेगुलर नेचर पे नहीं होता बट इंस्टांस से हो गया, तो हम उसको ऐड कर देते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट है। मैं भी आपको ये सारी एडजस्टमेंट का एक एग्जांपल दे दूंगा। जैसे अब आता है एबनॉर्मल गेन हुआ, हमने एसेट सेल किया उसमें कोई गेन हुआ, पार्टनर सैलरी में कोई गेन हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों को हम ऐड करते हैं, जो भी चीज़ें आपको लिखी हुई है यहाँ पे। इससे क्या फ़ायदा है, एक छोटी सी टेबल के अंदर आपके लिए पूरे 4 मार्क्स सिक्योर करके यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपने ये छोटी सी टेबल लर्न कर ली तो इसका मतलब आपके 4 मार्क्स सिक्योर है जब आपको गुडविल वाला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी कैपिटल है उसमें हम रिजर्व्स और सरप्लस को ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू वाले मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस हम ऐड कर देंगे, साथ ही साथ जो भी हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में की हुई है, गुडविल, फिक्स्ड एसेट
जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया या कोई भी और ऐसे जिनको हम लाइबिलिटी एसेट साइड शो करते हैं एक्सपेंसेस को, ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। जनरली केसेस में हमारे को क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल और रिजर्व से सरप्लस हमें गिवन होता है, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें इनमें से कोई चीज़ गिवन है तो हम उस बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। नेक्स्ट आता है जो हमारा एनसी है, यानी कि जो भी हमारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसको हम कहते हैं करंट एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का वो फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला है, तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं हमारी कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है। बट हमें ये बात पता नहीं चाहिए, मेजोरिटी केसेस में 99% केसेस में हमारा यही फॉर्मूला यूज होता है, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है। बाकी अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई और चीज़ गिवन हो एक्स्ट्रा तो आप उसको भी ऐड कर देंगे ताकि, और जिसको माइनस करना उसको माइनस कर देंगे ताकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सके। तो ये था हमारा सारा फ्लो चार्ट जिसमें हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक बारी में कवर कर लिया। तो आप इस फ्लो चार्ट को नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा ये फ्लो चार्ट, ताकि मैं आगे भी आपको फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।